न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाने वाली थी 2022 में, शायद 2023 तक लागू करे। बहुत रिसर्च के बाद, पैन इंडिया सर्वे के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके सरकार आई है। तो क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो पहले एजुकेशन का स्ट्रक्चर था 10+2+3, यानी कि बच्चा 10वीं तक पढ़ता है, 1 से लेकर 10 तक, बाद में 2 साल 11वीं 12वीं, इसको आप इंटर बोलते हो, और उसके बाद 3 साल उसे लगता था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में और 2 साल लगता था उसको पोस्ट ग्रेजुएट होने में, यानी 17 साल की जो पढ़ाई थी। तो ये जो 10+2+3+2 का जो स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट नया स्ट्रक्चर लेके आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो होगा 5+3+4+1 और 2। मतलब कि बच्चा स्कूल जाएगा जब उसकी उम्र होगी 3 साल। तो 3 साल की उम्र में वो स्कूल में एंटर करेगा, ठीक है। जो उसका ये पहला 5 साल होगा वो फाउंडेशन होगा। इसमें 3 साल जो है, पहला 3 साल तो उसे सिर्फ एक प्ले स्कूल का एटमॉस्फेयर मिलेगा, खेलेगा कूदेगा। फिर लास्ट का 2 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा उसका, कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद 5 के बाद 3, तो 5+3+3, तो अगला है 3, यानी कि 3 साल। तो पहला फाउंडेशन लेवल था, अब है प्रिपरेटरी लेवल। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तो बच्चे ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो अब वो जब अगले लेवल पे जाएगा तो क्या कवर करेगा वो? 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, जहाँ पे उसके एग्जाम लिए जाएंगे। ये प्रिपरेटरी लेवल होगा। उसके बाद वापस नेक्स्ट लेवल 3, क्योंकि 5+3+3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ेगा वो? अब यहाँ पे ऑलरेडी उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड फाउंडेशन में कवर कर लिया है, फिर 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड कवर कर लिया है प्रिपरेटरी में। तो अब क्या करेगा वो? 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड पढ़ेगा। 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड पढ़ेगा, ये मिडिल लेवल, ठीक है। उसके बाद +4, यानी कि 5+3+3+4, तो ये चौथे लेवल में वो क्या पढ़ेगा? 4 साल का है ये पढ़ाई, यानी कि उसमें वो उसका कवर होगा 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, ये कवर होगा नेक्स्ट 4 में, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन हो जाएगा 4 साल का, अगर बच्चा पहला साल ग्रेजुएशन का पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ लेता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल उसे पढ़ लेता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी, और चौथा साल अगर वो कंप्लीट करता है तो उसे रिसर्च लेवल का डिग्री मिलेगा। और उसके बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो अगर उसने 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो 1 ही साल में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, और अगर उसने 3 साल का सिर्फ डिग्री लेवल तक पढ़ाई पढ़ी है तो उसको 2 साल लग जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, ठीक है। तो ये होगा नया स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाद में पीएचडी करना होगा तो उसके लिए 4 साल उसको और लगेगा। तो ये है नया एजुकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को 3 साल तो सिर्फ खिलाया जाएगा ताकि उसके अंदर स्कूल के प्रति कोई अट्रैक्शन पैदा हो। सिर्फ वो जाएगा स्कूल में और गेम खेलेगा, बच्चों के साथ खेल कूद के आ जाएगा पहला 3 साल। फिर चौथा साल, 5वां साल उसको कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड लेवल में उसका एग्जाम चालू होगा, यानी कि 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड से उसका एग्जाम चालू होगा। और जो 10th और 12th का कंसेप्ट है वो पूरा हटा दिया गया है, यानी कि बच्चा अब 10वीं के बाद, जैसे पहले कैसे होता था, या तो वो आर्ट स्ट्रीम में जाता था, या कॉमर्स लेता था, या साइंस लेता था। अब वैसा नहीं होगा। अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकता है। मान लो उसे मैथ्स लेना है तो मैथ्स ले सकता है, मैथ्स के साथ वो अकाउंट्स भी ले सकता है, वो आर्ट का कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री भी ले सकता है, मतलब वो आर्ट के भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, और साइंस के भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। यानी कि एक कॉकटेल बना के, एक मिक्सचर बना के वो कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पढ़ सकता है।
तो अब स्ट्रीम नहीं होगा, आर्ट कॉमर्स और साइंस ऐसा स्ट्रीम नहीं होगा। क्लियर है? पर टीचर्स की ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली मार्क्स भी उसका काउंट किया जाएगा, प्लस स्टूडेंट खुद को भी इवेल्युएट करेगा और मार्क्स देगा, और प्लस टीचर उसको इवेल्युएट करेंगी, और प्लस उसके जो क्लास के जो उसके क्लासमेट्स हैं वो भी उसे इवेल्युएट करके मार्क्स देंगे। तो ऑल राउंड इवेल्युएशन होगा। और एग्जाम जो होगा वो ज़्यादातर रट्टा बेस्ड नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा। साल में 2 बार एग्जाम होगा सेमिस्टर वाइज, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बच्चे को सोचना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग, ना कि सिर्फ रट के आके एग्जाम देना हो। ठीक है? प्लस लैंग्वेजेस होंगे। सरकार जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम कर रही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उनके मदर टंग में, मातृभाषा में, नेशनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए, उस पर जोर दिया जा रहा है, और इंग्लिश के थोड़े इंपॉर्टेंस को कम किया जा रहा है। ठीक है? लेकिन ये वॉलंटरी है। तो सरकार के हो सकते हैं इरादे बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन में चेंजेस लाना है, जो स्ट्रक्चर में चेंज लाना है, हो सकता है सरकार की बहुत अच्छे इरादे हो, लेकिन ये जो भी कमिटी बिठाई गई है, जिन लोगों ने भी ये सर्वे किया है, जो लोगों ने भी रिसर्च किया है, ये कहा तो जाएगा कि बहुत ही डीप एनालाइज किया गया, पूरा इंडिया के हर जिले में, गांव में जा जाके सबसे पूछा गया, सर्वे किया गया, और तब जाके फाइनली ये रिपोर्ट बनाया गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये रिसर्च किया गया, उसके बाद ये डिसाइड किया गया है ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या बड़े पैमाने पे रिसर्च कर लेने से अक्सर सही नतीजे पे ही पहुंचा जाता है क्या? क्या ऐसा है क्या? ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, है ना? तो जरूरी नहीं है कि बहुत लोगों को, बहुत स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, डिस्कस करके डेफिनेटली बहुत अच्छा कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है? तो आओ देखते हैं कि ये जो पुराना हमारा सिस्टम था 10 + 2 + 3 + 2, और ये जो नया सिस्टम आ रहा है 5 + 3 + 3 + 4 + 4 और उसके बाद 1 और 2। ठीक है? देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये लागू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि जरा इस पे और सोचने की जरूरत है। ठीक है? क्योंकि 140 करोड़ आबादी है इस देश की, और उसमें 40 करोड़ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ाने के लिए आपने 1000 यूनिवर्सिटीज खोले हैं लगभग, और 40 से 45 हजार आपने कॉलेजेस खोले हैं, और कुछ 15 लाख के आसपास स्कूल्स चल रहे हैं, जिसमें 25 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हर साल हमारे देश में कम से कम 1.5 करोड़ बच्चे 10वीं का एग्जाम देते हैं, करीब 1 करोड़ बच्चे 12वीं का एग्जाम देते हैं, 60 लाख ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, और 20 से 25 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ठीक है? इस ग्रेजुएट्स में भी लगभग 1 लाख डॉक्टर्स हर साल निकल रहे हैं, और 15 लाख के आसपास इंजीनियर्स निकल रहे हैं हर साल। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हर साल 10-15 लाख के आसपास इंजीनियर्स क्वालिफाई होकर, ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। 1 लाख के आसपास फार्मिस्ट निकलते हैं हर साल, 5 लाख के आसपास MBA निकलते हैं। और ये 40 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास है करीब 1 करोड़ टीचर्स। इंडिया में जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो 47:1 है, मतलब एक टीचर औसतन 47 बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एक टीचर कम से कम 25 से 26 बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो 1 करोड़ टीचर लगे हुए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाने के लिए।
ठीक है। तो अब तक क्या होता था कि बच्चा 10वीं के बाद डिसाइड करता था कि अगर वो स्कॉलर है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अक्सर उसके ऊपर वो साइंस ले लेता था और डॉक्टर इंजीनियर्स बनने की दिशा में बढ़ता था, और वो अपना नीट एग्जाम देता था मेडिकल के लिए, और जी या स्टेट के एग्जाम्स देता था वो इंजीनियरिंग के लिए। और अगर वो थोड़ा उसके मार्क्स कम है तो वो ऑटोमेटिकली कॉमर्स ले लेता था, जहाँ पे वो अकाउंट्स और मैनेजमेंट सीखता था, आगे चल के एमबीए करता था, ठीक है, या बैंकिंग सीखता था। आजकल तो कॉमर्स में भी बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे बीएमएस है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, फिर मीडिया स्टडीज़ है, बैंकिंग स्टडीज़ है, इंश्योरेंस स्टडीज़ है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, बहुत सारे फील्ड है। प्लस वो चाहे तो ये जो 3 सिस्टर डिग्रीज है वो भी ले सकता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, या जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सीएमए है वो भी वो कर सकता था, लॉ भी कर सकता है, वो बीएड वेड करके टीचर भी बन सकता था वो, और एंटरप्रेन्योर तो वो बन ही सकता था, खुद का बिजनेस डाल सकता था, स्टार्टअप वो स्टार्ट कर सकता। तो हमें ज़्यादा जो बच्चों की ज़रूरत है वो तो है ये बच्चे जो जॉब क्रिएट करेंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों की है जो जॉब क्रिएट करेंगे, ना कि पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ एक अच्छा नौकर बनने की पढ़ाई करके फिर वो नौकरी ढूंढते। ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है इस देश को। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो हमें एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, ऐसे बच्चे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे और अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार देवे, तब जाके इस देश से बेरोजगारी हटेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो फोकस तो आपको इस पे करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए, ठीक है। फिर जो बच्चा एकदम कमजोर होता था वो भैया आर्ट्स ले लेता था, आर्ट्स लेके या तो वो बीएड करके टीचर बन जाता था, या तो भैया वो लॉ कर लेता था, है ना, या तो फिर वो आईएएस आईपीएस के एग्जाम में बैठ जाता था, या कोई आर्टिस्ट बन जाता था, कोई मीडिया फील्ड में चले जाता था। तो ये थे हमारे, ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता था। परसेंटेज अपने आप ही डिसाइड कर लेता था कि बच्चा कौन सा साइंस में जाएगा, कौन सा कॉमर्स में जाएगा, कौन सा आर्ट्स में जाएगा। अब आपने कर दिया स्ट्रीम को खत्म, अब कर दिया एकदम मिक्स कि बच्चा एक सब्जेक्ट आर्ट्स से ले लेवे, एक सब्जेक्ट कॉमर्स से ले लेवे, एक सब्जेक्ट साइंस से ले लेवे, एक भेलपूरी बना के कॉकटेल बना के और वो पढ़े ना, वो इस तरफ का हो सके ना उस तरफ का हो सके, वो उसकी कोई किसी मंजिल तक ही नहीं पहुंच सके वो। नहीं, मुझे अगर बताइए कि अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है बच्चा, तो उसको अगर उसने गलती से आर्ट्स पढ़ लिया, उसको कौन काउंसलिंग कौन करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। एक 10वीं के बाद के बच्चे को कहाँ ये इतना आइडिया रहता है कि मुझे साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। और अभी तो 3 स्ट्रीम में डिवाइड था, 3 ही स्ट्रीम के बारे में उसको फैसले लेने थे। अब तो उसको तीनों स्ट्रीम के जो 6-6, 7-7 सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट के बीच में भी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा लूं। मैं मैथ्स लूं, मैं अकाउंट्स लूं, मैं साइंस लूं, मैं हिस्ट्री लूं, ज्योग्राफी लूं, इकोनॉमिक्स लूं, और ये सब मिक्स करके वो अगर अपना एक कॉम्बिनेशन बना भी लेता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कैसे होगा, कि उसको पढ़ाया कैसे जाएगा। टीचर आएगी, समझो 25 बच्चों ने अकाउंट्स, मैथ्स और हिस्ट्री लिया है, 10 बच्चों ने मैथ्स और साइंस और ज्योग्राफी लिया है, एक बच्चे ने समझो बायोलॉजी ले लिया है या इकोनॉमिक्स ले लिया है। तो ये 25 बच्चे को क्या एक टीचर पढ़ाएगी कि 10 बच्चे जो है जिन्होंने नया अलग कॉम्बिनेशन लिया उसको पढ़ाया जाएगा, कि एक बच्चा जिसने अपना कॉम्बिनेशन अलग बना लिया है उसको पढ़ाया जाएगा। मतलब स्कूल में बच्चों को बिठाया कैसे जाएगा और पढ़ाया कैसे जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है। अलग अलग कॉम्बिनेशन वालों का अलग अलग ग्रुप कैसे बनाया जाएगा। एक ही क्लास में आप कैसे है ना 25 स्टूडेंट का अलग ग्रुप, 10 स्टूडेंट का अलग ग्रुप, एक स्टूडेंट का अलग ग्रुप कैसे बना सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन अभी समझो 5-5 सब्जेक्ट भी ले लो, आर्ट कॉमर्स साइंस के टोटल 15 सब्जेक्ट होते हैं, और इस 15 सब्जेक्ट से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते। तो बच्चा को अगर आप फ्रीडम दे दोगे तो आप स्कूल में उसको इतने अल्टरनेटिव्स कहां से दोगे, इतने टीचर्स कहां से आप लाओगे कि भैया टीचर ये 25 बच्चे को भी एक टीचर पढ़ाए, ये 10 बच्चे के ग्रुप को भी एक टीचर पढ़ाए, और ये 2-3 बच्चों का ग्रुप है उसको भी एक टीचर पढ़ाए। ये पॉसिबल कैसे, ये संभव कैसे है प्रैक्टिकली। ये जो भेलपूरी बनाया जा रहा है, और ये बच्चा कहां पहुंच पाएगा, ना साइंस में का ही हो पाएगा, ना कॉमर्स का ही हो पाएगा, ना आर्ट्स का ही हो पाएगा। ज्यादा चॉइस भी डेंजरस हो जाता है।
लिमिटेड चॉइस दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले होता था ऑटोमेटिकली सब डिसाइड हो जाता था, बच्चा का अगर 80 to 80% एबव आता था, 70% आता था, ऑटोमेटिकली वो साइंस ले लेता था। भाई 60% के एबव आता था तो वो कॉमर्स चले जाता था, उसका एकदम कम परसेंटेज आता था तो आर्ट्स चले जाता था। और रही बात अगर समझो उसको नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है तो साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में भी जा सकता है, वो साइंस नहीं लेवे कॉमर्स ले लेवे, कॉमर्स नहीं पढ़ना है तो वो आर्ट्स ले लेवे। लेकिन आप तो सब्जेक्ट का कॉकटेल बना रहे, कॉम्बिनेशंस, 2 सब्जेक्ट इधर से, 2 सब्जेक्ट इधर से, 2 सब्जेक्ट इधर से। कैसे पढ़ाया जाएगा, क्लास में कैसे बिठाया जाएगा, बच्चों का कैसे ग्रुप बनाया जाएगा, कहां से टीचर लाया जाएगा, कहां से फैकल्टी लाया जाएगा, और वो फैकल्टी कितने बच्चों को कब पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, जरा वो सब प्रैक्टिकलिटी, जरा आप सोच रहे कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि कितना क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जब बच्चों को आप इतना चॉइस दे दोगे कि भैया अपने मर्जी से सब्जेक्ट सिलेक्ट करो आप। भाई टीचर भी ढूंढना है, क्लासरूम भी उनके लिए बनाना है, वो हिसाब से कहां बैठेंगे, कहां पढ़ेंगे, तो ये सब भी सोचो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या। ठीक है, बच्चों को आप बोल रहे हो कि भैया अब हमारे बच्चे जो है सिर्फ रट्टा मारते हैं, उनका कुछ दिमाग डेवलप नहीं होता है, वो सिर्फ रट्टा मार मार के पास हो जाते, वो कुछ उनका नॉलेज नहीं बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, वो खाली रट्टा मार के पास हो जाते। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जहां पे रट्टा मारने की जरूरत है वहां तो रट्टा मारना ही पड़ेगा ना। मुझे बोलो अगर कोई बच्चा, एक बच्चा है जिसको आप सिखा देते हो कि भैया पहाड़ा कैसे बनाया जा सकता है, भैया पहाड़ा समझो 2 का पहाड़ा है तो 2 2 जोड़ते जाओ, 2 बच्चे 10, 5 बार 2 को जोड़ दो 10 हो जाता है। हाँ, और एक बच्चा पहाड़ा रटता है और पढ़ता है और उसको याद करता है। अब मुझे बताओ गणित का सवाल जल्दी कौन हल करेगा, वो बच्चा जिसने टेबल रटा हुआ है कि वो बच्चा जिसने बस ट्रिक सीख लिया है कि टेबल कैसे निकाला जाता है ढूंढ के, और वो जोड़ने बैठेगा 2 2 2 2 2 करके 5 बार जोड़ने बैठेगा, तब जाके वो 10 तक पहुंचेगा। और एक बच्चा रट के पहाड़ा बैठा है तो वो सवाल जल्दी हल करेगा कि ये सवाल जल्दी हल करेगा। जहां रटने की जरूरत है वहां रटना ही पड़ता है। अगर किसी बच्चे को मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं समझो, और अगर 28 राज्य है हमारे देश में और 28 राज्य के 28 कैपिटल यानी कि राजधानी मुझे उसे बताना है, तो भैया टीचर को तो हार्डली 10-15 मिनट लगेगा ये बताने में कि हमारे देश में 28 राज्य है और ये है इनकी 28 राजधानी, वो आधे घंटे में टीचर बता देगा। लेकिन उस बच्चे को जब ये याद करना होगा, ये 28 राज्य और उनके 28 राजधानी मैच करने के लिए जब याद करना होगा तो उसको रटना ही पड़ेगा। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहां से आता है भैया? हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आता है। देयर इज अ डिफरेंट, समथिंग आर सब्जेक्टिव एंड सर्टन थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव। हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते हो, रट्टा रट्टा रट्टा। भाई रट्टा एकदम आदमी, साइंस का स्टूडेंट 3 से 3,500 फॉर्मूला है, क्या करे, नहीं पढ़े नहीं रटे। भाई डिराइव भी किया जा सकता है फॉर्मूला, लेकिन क्या हर बार वो फॉर्मूला डिराइव करेगा और तब जाके सम सॉल्व करेगा कि इससे चाहे वो फॉर्मूला रटेगा? बस बदनाम करना है कि बच्चे रट्टू हो गए हैं, सिर्फ रटते हैं, उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है। अरे तो ज्ञान बढ़ाइए ना, ज्ञान बढ़ाने का काम टीचर का है। एग्जाम बच्चों का लेने से ज्यादा अच्छा है कि टीचर का एग्जाम लीजिए, बच्चों से फीडबैक लीजिए कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, टीचर पे फोकस कीजिए, ज्यादा जरूरत है उसकी। टीचर्स आपके कॉम्पिटेंट्स नहीं है, उन पे फोकस कीजिए। ये टीचर जो है खुद का तो कैरियर बना नहीं पाए, हाँ, और ज्यादातर तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, बीएड करने वाले ज्यादातर तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते। तो टीचर पे जरा फोकस कीजिए कि टीचर का क्वालिटी इंप्रूव कीजिए बच्चों को, ताकि वो अच्छे तरीके से सिखा सके, समझा सके। और सबसे बड़ी बात है बच्चों पे ध्यान दे। क्लासरूम में प्रेजेंट है फिजिकली, लेकिन मेंटली अपने घर पे है कि घर पे क्या चल रहा है, उनके घर के इश्यूज में इन्वॉल्व है, ध्यान है ही नहीं। बच्चे 100 लेके बैठे हैं, ध्यान कैसे देंगे 100 बच्चे का? आधे घंटे से लेकर 40 मिनट 45 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें टीचर पे भी प्रेशर होता है कि भैया सिलेबस खत्म करना जल्दी से जल्दी। टीचर 2 पेज पढ़ाती नहीं है तो बेल बज जाता है, भाई उनका टाइम खत्म। अब ये टीचर का सब्जेक्ट आएगा कल या परसों, जब वो परसों आएगी आगे का पढ़ाने के लिए, तब तक बच्चा पहले का भूल जाता है।
हाँ, इतने सारे आप, इतने ह्यूज आपका सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा जो 8वीं और 9वीं में पढ़ता है तो 5वीं 6वीं का वो भूल जाता है, उसे पता ही नहीं 5वीं 6वीं में उसने क्या पढ़ा है। अगर 9वीं के बच्चे को तुम बिठा दो 5वीं के साथ, बोलो भैया टेस्ट दे दो, एग्जाम दे दो, पास ही नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। आपने जैसे हर स्टैंडर्ड को इंडिविजुअल बना दिया है। भाई होना ऐसा चाहिए कि जो सिलेबस है आपका वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहिए और आपस में कनेक्शन होना चाहिए। किसी भी समय अगर 8वीं के बच्चे को 6ठी के साथ बिठा दिया जाए तो उसको 6ठी का आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो ऐसा है ही नहीं। यहां तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर का पूछ दो तो उसे याद ही नहीं रहता, क्योंकि आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो जरा टीचर पे ध्यान दीजिए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आप इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक बना देते हो बस खाली, और क्या पढ़ाते हो उस टेक्स्ट बुक में आप? कितनी बार तो वही चैप्टर बार बार रिपीट होता है, वही इशू वही टॉपिक आप बार बार रिपीट करते हो, वही आजादी का आंदोलन क्या मतलब कितनी बार पढ़ाते हो आप? हाँ, एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करके आप जबरदस्ती पढ़ा के बस सिलेबस बड़ा कर देते हो, चैप्टर ज्यादा कर देते हो। भाई कम चैप्टर रखो, सिलेबस को रिड्यूस करो, ताकि टीचर भी वो अपने कम से कम टाइम में अच्छे से पढ़ा सके। जब टीचर के ऊपर प्रेशर है कि सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है, एग्जाम आ रहा है, तो वो 40 मिनट आपने दिया है उसको, तो 40 मिनट में कैसे वो पढ़ा के खत्म कर देगी? 40 मिनट में वो नेक्स्ट पीरियड कब आएगा पता नहीं, जब तक आएगा तब तक पहला वो भूल जाएगा बच्चा। तो ऐसे नहीं चलता है। तो भैया जरा टीचर्स के भी प्रॉब्लम समझो, टीचर्स के भी उनके क्वालिफिकेशन पे ध्यान दो। पहले 1 साल में बीएड करा देते थे, अब 2 साल का बीएड कोर्स हो गया, और 1 साल बीएड के कोर्स में 2 साल के बीएड कोर्स में क्या पढ़ाते हो? उनका एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट भी तो चेक करो कि उनको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट भी है क्या, कि सिर्फ पगार के लिए पढ़ा रही है, सैलरी के लिए, बस जॉब चाहिए? बच्चों से उनको कुछ लगाव भी है? हाँ, बच्चों से कुछ लगाव है उनको, पहले वो तो देखो। दुश्मन की तरह ट्रीट करते बच्चों के मन में, एक एक टीचर के प्रति इतना नफरत पैदा हो जाता है, इतना इल ट्रीट करती है, इतना ह्यूमिलेट करती है, इतना इंसल्ट करती है, दिल में चोट लग जाता है बच्चों के। भेदभाव करते हैं अलग से, ये मेरे जात का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे इसका है, वो कम्युनिटी है, वो रिच है, वो पुअर है, वो गरीब है, वो ऐसा है, उसके माँ बाप ऐसे है, उसके माँ बाप ऐसे है, उसके माँ बाप से फायदा है, इसके माँ बाप से फायदे नहीं है। सबका बैकग्राउंड के हिसाब से उनसे बिहेव किया जाता है ना। तो टीचर्स पे फोकस कीजिए, टीचर्स को इंप्रूव कीजिए, और सिलेबस में आप क्या पढ़ा रहे भैया, कुछ काम की चीज पढ़ाइए। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि उसे ये सब चीज पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसकी वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने के अंदर, वो समझ ही नहीं पाता है। आप उसको बोल देते हो धरती गोल है, वो बस समझ लेता है हाँ धरती गोल है। अब धरती गोल क्यों है, कैसे है, वो पहले बोल दोगे 5वीं में कि धरती गोल है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे आप 8वीं में 9वीं में कि धरती गोल कैसे है। कितनी बार बच्चा बस खाली मान लेता है धरती गोल है, लेकिन वो कभी दिल से नहीं अब अपनाता कि धरती गोल है, क्योंकि उसको कंसेप्ट ही नहीं है कि धरती गोल कैसे हो सकता है। अगर धरती गोल है तो भैया ऊपर आदमी तो चलो एक बार खड़ा हो सकता है, ये साइड में कैसे खड़ा है, नीचे कैसे खड़ा है, वो कंसेप्ट उसको कभी नहीं समझता, इसलिए कभी मानता नहीं दिल से कि धरती गोल है। तो बच्चे को आप जब पढ़ाते हो तो उसका क्या स्टैंडर्ड का लेवल है, मतलब उसके सोचने और समझने का क्या लेवल है, और किस ज्ञान का वो फायदा उठा सकता है अपने लाइफ में, उस ज्ञान की प्रैक्टिकलिटी क्या है, ये सब जरा सोचिए। अगर एक बच्चा समझो अगर सिर्फ 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि 10वीं तक उसने जितना भी ज्ञान हासिल किया है उसका उसके लाइफ में क्या उपयोग है, वो क्या कर पाएगा। पढ़ा दोगे आप इतना सारा मैथ्स, साइन थीटा कॉस थीटा फलाना फलाना, इतना मैथ्स सिखा दोगे, बच्चों के लिए सबसे बड़ा खौफ है मैथ्स। कोई बच्चा जो स्कॉलर है तो उसके अंदर भैया ये 3 क्वालिटी लगती है। एक, उसका अच्छा आईक्यू होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छी होनी चाहिए, समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, याद करने की स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा है कि वो जो पढ़ रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो भैया ये जो आईक्यू है, यानी कि किसी का प्रोसेसर कितना तेज है, वो कितना तेजी से जल्दी से समझता है, और प्लस उसकी मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति कितनी है, वो कितना चीजों को याद कर सकता है, ये तो सब प्राकृतिक है, नेचुरल है।
इसमें तो कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी का आईक्यू वीक है, वो स्लोली चीजों को समझता है या वो कोई चीज को याद नहीं कर पाता है, तो वो तो नेचुरल है। टीचर क्या कर सकती है उसमें? तीसरा बच गया इंटरेस्ट, रुचि। टीचर यही कर सकती है कि बस ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकती है, बस यही टीचर कर सकती है। और टीचर किसी का आईक्यू नहीं बढ़ा सकती, टीचर किसी की मेमोरी नहीं बढ़ा सकती। टीचर है, डॉक्टर नहीं है वो। आप टीचर से ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि वो डॉक्टर है, कोई साइकेट्रिस्ट है कोई, नहीं भाई, इतना भी नहीं। टीचर को आपने डॉक्टर नहीं बना दिया है। वो बेसिक स्टूडेंट बिहेवियर के हिसाब से ही एक्ट और रिएक्ट कर सकती है। आप बोलते हैं भाई टीचर डांट नहीं सकती है, टीचर बोल नहीं सकती है। जब टीचर डांट ही नहीं सकती है, कोई प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर सकती बच्चे के ऊपर, हाँ, तो वो टीचर वो बच्चे के ऊपर कंट्रोल कैसे रखेगी और उसको कैसे पढ़ाएगी? मान लो बच्चे को मैंने कुछ पढ़ाया, अभी सिखाया, वो समझ भी गया, फिर मैंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया, वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार हुआ, क्या कर? अगर टीचर उसको डांट ही नहीं सकती है, कोई पनिशमेंट ही नहीं दे सकती है, और वो लड़का कभी होमवर्क करके आता ही नहीं है, घर पे उसके माहौल ही शायद वैसा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पेरेंट्स कंप्लेन करके भी कुछ फायदा नहीं होता है, तो इसमें टीचर क्या करेगी? क्या करेगी टीचर? टीचर घर पे जाके तो पढ़ा नहीं सकती है। तो जरा प्रैक्टिकलिटी भी देखो, टीचर्स के भी प्रॉब्लम है, ठीक है, टीचर्स के भी प्रॉब्लम है भैया। कितना टाइम मिल रहा है, कितना सिलेबस मिल रहा है, किस टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, कितने टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, ये सब जरा टीचर के भी प्रॉब्लम है ना? तो जरा वो सोचो, वो टीचर है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है। तो टीचर कैसे बच्चों को हैंडल करेगी, कितना कर सकती है, उसके ऊपर भी आप जरा देखिए, रिसर्च कीजिए कि टीचर के लिए क्या पॉसिबल है और टीचर के लिए क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बच्चों का भी आप रिसर्च कीजिए कि बच्चों के लिए कितना याद करना या कितना सीखना पॉसिबल है। आप अपने क्लासरूम में, हमारे यहाँ गधा घोड़ा दोनों साथ में बिठाया जाता है। जितने आगे के बच्चे होंगे, बेंच पे बैठने वाले बच्चे, वो सब स्कॉलर होते हैं, पीछे बैठने वाले बच्चों को गधा माना जाता है। और अक्सर होता है कि भैया जो आगे बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं वो ज्यादा अटेंटिव होते हैं और वो फटाफट सीख भी लेते हैं, ग्रास भी कर लेते हैं, और टीचर भी अक्सर उन्हीं पे फोकस करती है, उन्हीं से सवाल पूछती है। और ये बच्चों को, अगर आगे वाले बच्चों को आ गया, उसने हाँ बोल दिया, ओके हो गया, तो पीछे वाले से तो कोई पूछने ही नहीं जाता कि भाई तेरे को आया कि नहीं। और फिर टीचर भी क्या कर सकती है, अगर 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो सबसे तो नहीं पूछ सकती कि भैया आपको आया आया आया, नहीं आया, समझ में आया। और बहुत सारे बच्चे तो नहीं आया तो भी बोल देते हैं आया, क्योंकि वो ग्रुप से अलग नहीं होने, अपने आप को कमजोर नहीं हो दिखाना चाहते, तो उनको नहीं भी समझ में आता है, फिर भी बोल देते हो समझ में आया। और फिर कल जब उनको होमवर्क मिल जाता है, प्रैक्टिस मिल जाता है या एग्जाम होता है, तो वो नहीं परफॉर्म कर पाते। तो हर बच्चे का अलग आईक्यू लेवल है, स्मरण शक्ति अलग है, दिमाग प्राकृतिक है, नेचुरल है। प्रकृति ने सबको अलग अलग प्रकार का दिमाग दिया है। आप क्यों गधे और घोड़े सबको एक तरह से परफॉर्म करवाना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। ठीक है, तीसरा चीज है, अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, बच्चे अभी भी बहुत सारे टीचर हमारे पास वही चौक लेके काम चला रहे। स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, आप उसको यूज कीजिए। नहीं तो कुछ नहीं है तो भैया एलईडी स्क्रीन ही लगा दीजिए, हल्का सा सस्ता सा। हर क्लासरूम में हो सके तो, आज तो सीसीटीवी कैमरे भी कितने सस्ते हो गए, हर क्लासरूम में एक कैमरा लगवाइए, जिससे टीचर के ऊपर एक प्रेशर बना रहे कि वो क्लासरूम में कर क्या रही है। कहीं पता चला क्लासरूम में आके वो अपने घर का काम तो नहीं कर रही है। टीचर कहीं पता चला बैठ के सिर्फ पान खा रहा है, बच्चों से पान मंगा रहा है, घर का काम करवा रहा है ना। तो टीचर जैसे बच्चों का अटेंडेंस कैसे, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस क्या है, टीचर का भी अटेंडेंस चेक करो। टीचर स्कूल में क्या करती है, पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, उस पर भी ध्यान दो। टीचर को भी इवेल्युएट करो, बच्चों उससे फीडबैक लो कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। टीचर को फिर से ट्रेनिंग दो, रीट्रेनिंग दो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अगर आज के तारीख में बच्चों को एनिमेशन दिखा दो तो बहुत जल्दी वो लोग समझ जाते हैं।
भैया ड्राइंग बना के मैं हार्ट के बारे में अगर मैं पढ़ा रहा हूं, समझो हार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो ड्राइंग बना के मैं कितना पढ़ा सकता हूं? मैं 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने उनको एक एनिमेशन दिखा दिया, एक फिल्म दिखा दिया कि भैया हमारा हार्ट कैसे काम करता है, तो बहुत अच्छी से समझ जाते हैं। या अगर उनको हमने सोलार सिस्टम दिखा दिया, सौरमंडल दिखा दिया, धरती कैसे सूरज जो है उसके चारों तरफ कैसे धरती घूम रही है, या फिर धरती के कैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं, सोलार सिस्टम हमारा जो है, अंतरिक्ष हमारा जो है, सौरमंडल है कैसे काम कर रहा है, अगर उसका हम सब वीडियो दिखा देते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कंपेयर टू आप ड्राइंग बना के अगर उनको सिखाओ समझाओ तो नहीं। अरे भैया आजकल के बच्चे जो है वो 1000-1500 टीवी चैनल्स देख रहे हैं, और ये 2 साल कोरोना की वजह से अच्छा खासा मोबाइल यूज करने लग गए। वो स्कूल में जितना सीखते नहीं उससे ज्यादा तो वो लोग यूट्यूब पे सीख लेते। यूट्यूब ज्यादा बड़ा टीचर हो चुका है। अच्छे से अच्छे टीचर्स के फ्री में लेक्चर मिलते हैं देखने के लिए, अच्छा खासा हाई क्वालिटी के कंटेंट के।